लेगेसी सुविधा में छूट सकते हैं। लेगेसी छोड़नी है ना तो आपको बहुत कठिन परिस्थितियाँ चाहिए। जो हमारा कमल का फूल है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल, कीचड़ में खिलता है कि अपने भारत देश में 98% माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, सिर्फ मुश्किल से 2% परवरिश करते हैं। फिर डॉक्टरों ने बोला ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, ये बीमारी डेथ के साथ जाती है, इसका इलाज नहीं हो सकता। अब मेरी माता जी मुझे उठा के लेके जाती 2-2.5 किलोमीटर, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि भाई ये किराया दें या कुछ करें, सब ऐसे ही होता था। पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। उस समय दंगल में ही इतना ही मिलता था। तो मुझे काश यार हमें भी, हम भी पहलवान होते। मैंने पहले कुश्ती लड़ी ना, तो आप यकीन करेंगे मैंने 1 रुपये कुश्ती लड़ी थी। तारीफें दिन बनाती और ताने जिंदगी। नेता, अभिनेता, अधिकारी, कान के बड़े कच्चे हो। उस टाइम पे बिग बॉस में मुझे, मैं 2nd या 3rd नंबर पे हाईएस्ट पेड था। तो पैसे मिल रहे थे भाई, यही माई थी। हाँ, सलमान भाई भी देसी आदमी, जैसे हम देसी हैं ऐसे वो देसी। प्यार होता है ना सोनिया जी, ब्रेकअप नहीं होता, सास से ब्रेक हो जाती है। प्यार में कोई अलग नहीं हो सकता इंसान। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है और इस समय आप मेरे पीछे अखाड़ा देख रहे हैं और इसी अखाड़े से हम कहें कि भारत के जाने माने पहलवान संग्राम सिंह ने अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी। आज हम उनसे बात करेंगे, उनका सफ़र जानेंगे। इसके साथ साथ हम ये कहें कि वो हमें कुछ हेल्दी टिप्स भी देंगे, आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, खुद को किस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी और बहुत लंबे समय तक हम कहें कि ये बातचीत रहने वाली है। सर बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमें समय दिया। अब मैं इस बातचीत की शुरुआत मदीना गांव के इसी अखाड़े से करने वाली हूं। मुझे ज़रा आप यहाँ का सफ़र बता दें, कैसा था, किस उम्र में आप यहाँ पे आते हैं, कैसे कुश्ती शुरू करते हैं? सोनिया जी नमस्ते। सबसे पहले तो राम राम। सबसे पहले आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ गांव में आए। तो पहले ये अखाड़ा क्या था कि जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था 12 साल की उम्र से आना, और तब ये अखाड़ा ही होता नहीं था कुछ भी। एक खाली यहाँ पे वैसे मिट्टी थी, झाड़ियाँ थी, और ये अखाड़ा ऐसे ही बना हुआ था। मतलब ये ऐसे नहीं था, वैसे मिट्टी डली हुई थी। हम तेल की शीशी होती थी ना, वो भी छिपाते थे किसी झाड़ी में कि भैया कल को तेल लगाने को मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता था कि वो, हम सब जो भी पहलवानी करता है ना, वो एक बहुत साधारण परिवार से आता है, गरीब परिवार से आता है। तो ऐसे हमारे पास वो होता नहीं था। कोई बारिश आती थी ना, कोई जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना बग्गी या ट्रॉली ट्रैक्टर की, उसके नीचे छिप जाते थे अपने कपड़े लेके। ना ये होता था, कुछ नहीं होता था। तो हमने जब शुरुआत की तो बड़ा टफ था, मगर वो आनंद उसका अलग था। अब जैसे देखो, आप कोई झाड़ साहब ये खड़े हैं, जब हम रहते थे ना यहाँ पे, तो फावड़ा लेके अपना सारा साफ कर देते थे उसको, और अलग था। मगर अब सुविधाएं हो गई हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि लेगेसी सुविधा में छूट सकते हैं। लेगेसी छोड़नी है ना तो आपको बहुत कठिन परिस्थितियाँ चाहिए। जो हमारा कमल का फूल है, जो हमारा राष्ट्रीय फूल, वो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में खिल के हरि को नतमस्तक होता है। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि भैया आप कहीं पे भी हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा दे दी। अब मान लो कि ज़्यादा सुविधाएं मिल गई, ज़्यादा कुछ होगा, क्या करेंगे? आजकल के बच्चे डिस्को में जाते हैं, आजकल के बच्चे गाड़ी तेज चलाते हैं, बाइक तेज चलाते हैं, या कहीं वो करते हैं। अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी रहे, उनको हर चीज़ का एहसास हो कि कैसे आए। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अपने भारत देश में 98% माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, सिर्फ मुश्किल से 2% परवरिश करते हैं। जैसे कुत्ता अपने बच्चों को पालता है, शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो हम वही हैं। जैसे यहाँ से आए तो यहाँ पे एक हमारे गुरु जी हैं, पंडित सतगुरु महाराज जी, उन्होंने हमें बहुत पीटा है, बहुत परवरिश दी है। अच्छा, एक और स्टोरी है, अखाड़े में आने से पहले की एक और स्टोरी है, जहाँ पे आप चल फिर नहीं सकते थे, ज़रा वो बताएं। जी, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था, जिसको गठिया बात बोलते हैं। ये किस उम्र में मालूम हुआ? ये स्टार्ट तो हो गया था 3-3.5 साल की उम्र से। फिर देखो मेरे पैर की उंगलियां मुड़ी हुई हैं आज भी। तो क्या होता था कि पैरों में दर्द हुआ नीचे, तो किसी ने बोला कि भाई ये ऐसे भागता हो, दौड़ता होगा, शरारती है। तालाब में हम ऊपर से छलांग लगाते थे पेड़ से, तो उससे इसके कारण पैर में ठुक गए होंगे, जो कहते गाँव में पैर ठुक गए। फिर किसी ने पेट में कीड़े हो गए, कोई दवाई दे, कोई दवाई दे। जब फिर धीरे धीरे जब ये यहाँ पे आ गया, हाथों में आ गया, मैं अपने मुंह से अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, तब पता चला कि भाई ये बीमारी तो ये थोड़ी सी सीरियस है, खतरनाक है। फिर डॉक्टरों ने बोला ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, ये बीमारी डेथ के साथ जाती है, इसका इलाज नहीं हो सकता।
अब मेरी माता जी मुझे उठा के लेके जाती 2-2.5 किलोमीटर, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते नहीं थे कि भाई ये किराया दें या कुछ करें, सब ऐसे ही होता था। अच्छा, गांव के लोग बता भी देते थे कि वहाँ पे फला व्यक्ति झाड़ा लगा रहे हैं वो, या देसी दवाई दे रहे हैं। देखो वो सारी चीज़ करवा के देखी, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। हाँ। कई बार आप झाड़े से भी ठीक हो जाते हो, हम्म, कई बार आप उससे ठीक नहीं होते हो। हम्म, तो फिर एक बड़े से अस्पताल में लेके गए दिल्ली, हम्म, पैसे वैसे इकट्ठे किए। उन्होंने बोला कि भाई ये लड़का, ये बीमारी तो बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल से 6-8 महीने जिंदा रहेगा जिस हिसाब से जिसकी पोजीशन है। तो इससे अच्छा है कि आप ना डॉक्टर के जाओ ना कुछ करो, ये बीमारी का इलाज है नहीं, लाइलाज बीमारी है, 99.9% ठीक नहीं होती। और मैं सबको कहता हूँ कि भैया हर बीमारी क्योरेबल है, हर बीमारी ठीक हो सकती है। रूमेटिक अर्थराइटिस तो 200% क्योरेबल है। अर्थराइटिस है, डोट यानी टीबी है, कैंसर है, ज्वाइंटिस है, बीपी है, शुगर है जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, ये सारी बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टरों की भाषा में भले ही नहीं हो। ये सारी बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी हम अपनी दिनचर्या अगर ख़राब करते हैं सारी बीमारी ऊपर आ जाती है, शरीर में होती है सब। दिनचर्या अगर हमने ठीक कर ली तो ठीक हो गई। अगर हम उल्लू बनेंगे, पूरी रात जागेंगे, वो कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे उल्लू हैं, पूरी रात जागते हैं फिर दिन में सोते हैं बहुत देर तक, फिर बोलते हैं पार्टी एनिमल। फिर वो पार्टी एनिमल 40 साल के बाद चलते फिरते केमिस्ट हो जाते हैं, 4 बजे खानी है, 6 बजे खानी है, 8 बजे खानी है। अगर आप नॉर्मल हो गए तो बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो मैं ढेर सारे बच्चों को वही बताता हूँ, देसी डाइट से। मेरे सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको अनुसार वीडियो बनाता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। नेचर में ये जो प्रकृति है ना, हर चीज़ क्योरेबल है। अगर इस मिट्टी में आप अपने शरीर के टच होने दोगे ना, बगैर जूते घूमोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी 30 छोटी छोटी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी में अर्थ होता है। तो अब ये मिट्टी के लिए, मिट्टी की जो अर्थ के लिए हम गोली खाएं, कितनी गोलियाँ खाओगे? गोली से कोई चीज़ पूरी थोड़ी होगी सोनिया जी। गोली तो मजबूरी का नाम वो है ना। तो क्या है कि नेचर से ठीक हुआ। मेरी माता जी ने हार नहीं मानी, वो मुझे दिन में कई बार मसाज करती थी, 10-12 बार। डॉक्टर कहते इस बीमारी मसाज मत करो, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, या गुरुकुल था हमारे पास में झज्जर में, तो यहाँ से ले आते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ठीक हुआ। कुछ और भी इसमें बीच में मिले, कुछ परमात्मा की मेहर रही, माता जी की सेवा रही, मैंने थोड़ी सी हिम्मत सी रखी। तो ऐसे धीरे धीरे करके जर्नी तो बहुत लंबी है, ठीक हुआ। तो और हरियाणा में 2 चीज़ ही मशहूर हैं, कुश्ती या फिर कोई कबड्डी खेल लेता है। क्योंकि क्रिकेट तो देखो, क्रिकेट का क्या होता है, उस टाइम बैठा था 30-40 रुपए का, इतने पैसे होते नहीं थे। बैडमिंटन, टेनिस ये तो आज भी नहीं हरियाणा में, कोई शहर में बच्चे खेलते होंगे। बाकी गोल्फ वोल्फ तो दूर की बात है। एक हमारा कोच कहता था, वो कहते, मैंने कहा जी गोल्फर है, गोल्फ खेल रहा है, लाइक कौन सा गेम होता है? मैंने कहा जी वो जो टोपी पहन के नहीं वो शॉट मारते हैं उससे। कहाँ के गोल्फर है? बोला जब पेट निकल जाता है, बड़ा बड़ा बूढ़े हो जाओगे ना, तब टहलते रहना, बाल के पीछे घूमते रहना। ये हमारे वाले तो ऐसे मानते हैं। तो फिर क्या लंगोट आता था 5 रुपए का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। तो और अखाड़े में जाना यानी पहलवान होना, यहाँ पे बड़ा इज्जत का प्रतीक माना जाता था, अब भी माना जाता है कि भाई पहलवान है तो बड़ी अच्छी बात है। तो गांव में मिट्टी कुश्ती देखी, यहीं पे तब अखाड़ा होता था, मतलब गांव में खेत में करवा देते थे, पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। उस समय दंगल में ही इतना ही मिलता था। तो मुझे काश यार हम भी पहलवान होते। तो वो शौक लगा, वो चीज़ें लगी जो हमारे से मेरे बड़े भाई थे, वो भी अखाड़े में आते थे, बाकी और भी आते थे, उनको देख के ऐसे शुरुआत की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे 300 बच्चे आते थे और 300 में सबसे कमज़ोर मैं ही था। तो देखो एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सबसे कमज़ोर मैं था। गुरुजी मुझे बहुत पीटते थे, सारे पीटते थे। बड़ा इंटरेस्ट की बात है कि 300 में से 2 नेशनल खेले और 1 इंटरनेशनल खेला, 2 मैं खेला। एक और होता था, वो नेशनल तक पहुंचा लड़का, फिर उसने अपना कबड्डी का चेंज कर दिया, मतलब स्टेट वगैरह खेला, फिर नेशनल एक दूसरा लड़का खेला था शायद, फिर वो कबड्डी में आगे खेला। और कुश्ती में जो सबसे कमज़ोर था वो देश के लिए खेला। तो आपने जैसे शुरुआत में चलना शुरू किया, फिर उसके बाद आप अखाड़े में आए, अब वो किस तरह से आपने किया? आपकी विल पावर थी वो, या फिर हम ये कहें कि आप अपनी माँ को देख के वो सब कर रहे थे? नहीं, क्या था कि
चलते तो थे हम, ये तो अखबार लिखते, व्हील चेयर ये सब कहाँ होता था, इतने पैसे कहाँ होते थे। नॉर्मली धूप निकलती तब चलता था, कभी लकड़ी के सहारे चल लिया है, कभी लंगड़ा उंगड़ा के चल लिए। तो ये जब धीरे धीरे जब वो चीज़ें आई, सारी चीज़ें हुई, तो विल पावर लगाओ। ये मेरी माँ मेरी माता जी मुझे एक चीज़ कह के सुलाती थी कि मेरा बेटा पहलवान बनेगा, बड़ा बनेगा, सुलाती थी। अफर्मेशन बोलते हैं जिसको हम, कि जैसा सोचते हैं फिर वो बन जाता। सुबह उठता तब भी वही, मैं सपने भी ऐसे लेता था कि भाई मैं पहलवान बन गया और वो हो गया हूँ। कईयों ने मेरी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, बेइज्जती की थी। जो बेइज्जती करते थे, जो पड़ोसी होते थे, रिश्तेदार होते थे, यूँ एक दूसरे अखाड़े में गया था, उसके उस्ताद ने भी काफ़ी बेइज्जती की थी कि भाई आप तो खड़े हो गए, बड़ी बात है। तो वही होता है ना, देखो असफलता, गलतियाँ, अपमान, निराशा, सामाजिक तुष्टीकरण, आर्थिक, ये सब एक सफलता का हिस्सा है। इन सब चीज़ों को झेले बिना इंसान ऊपर आ ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ सक्सेस हो ही नहीं सकती। और कहते हैं ना कि अगर इनके बिना आप सफलता आपने हासिल भी कर ली ना, तो सफलता मज़ा भी नहीं है, वो थोड़े दिन रहेगी। इसीलिए भले ही कुछ हो, कहते हैं ना कि नाम और पहचान भले ही छोटी उम्र खुद की होनी चाहिए। किसी बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ लगा दो, वो छोटा जो वृक्ष, बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पेड़ लगा दो, पेड़ ही रहेगा, वृक्ष नहीं बन पाया कभी। लेकिन यहाँ पे एक बात और होती है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके कोई मुकाम हासिल करते हैं, तो उनके हिस्से बहुत सारी बुरी यादें भी होती हैं। शायद वो एक समय तक किसी को बताते भी नहीं हैं। वो व्यक्ति खुद ही उन बुरे अनुभवों को देखेंगे, उन कहानियों को देखेंगे, खुद ही रो लेंगे, खुद ही उठ लेंगे। देखो सोनिया जी, जिंदगी में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जिंदगी में कोई हारना जीतना नहीं होता, सिर्फ सीखना होता है। और वो अगर मान लो, अगर मैं रोड पे चलूँगा तो मुझे गाड़ी का आनंद कैसे पता चलेगा। अगर मैं रोड पे नंगे पैर चला हूँ, पैदल चला हूँ, एक टाइम होता था हम 10 किलोमीटर चलते थे, बस का किराया नहीं होता था, पैरों में जूते नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे कि गाय भैंसा गोबर है उसमें पैर भिगो लिया, वो फिर चले, थोड़ी देर के धूप नहीं चलेगी। तो वो अगर सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं आपसे कैसे बात करता। मैं अब मुझे मौका मिलता है, मैं IIT IIM जाता हूँ, हार्वर्ड जाता हूँ, वहाँ सिखाता हूँ ढेर सारे आने वाली जनरेशन को कि भैया ये करना चाहिए। तो ये अगर अनुभव नहीं होता तो मैं कैसे करता। चाहे मैं टीवी पे गया, मैं फिल्म कर रहा हूँ, टीवी शोज कर रहा हूँ, तो कि कहाँ से करता। फिर तो मैं यहीं बैठ, देखो याद रखो, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। अगर आप कितने ही बड़े हो गए, अपने सेफ इन्वायरमेंट में आ गए ना आप, तो फिर आप वही हो। कितने बच्चे मेडल जीतते हैं, ढेर सारे जीतते हैं, ढेर सारे देश का नाम रोशन करते हैं, मगर फिर उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जीते, किया रोशन, अगले जब ओलंपिक आता है तो उनको इवन स्पोर्ट्स वाले भी नहीं जानते कि भैया कौन इंसान था, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। देखो सफलता का पैमाना ये नहीं है सोनिया जी कि आपने पैसा कमा लिया। सफलता का पैमाना ये नहीं कि आपने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, आपकी प्रतिष्ठा हो गई, आप MLA MP बन गए, आप मंत्री बन गए या कुछ क्या। जिस चीज़ को आप पसंद करते हो ना, प्यार करते हो ना, वो करके असफल हो जाना सफलता है, उसमें फेल हो जाना सफलता है। बस वो मलमलाहट नहीं रहना चाहिए। मलमलाहट अगर रहेगा ना, हरियाणवी भाषा में बोलते, तो फिर वो सफलता नहीं है। एक गांव में एक बड़े बाबा जी होते थे, हाइट थोड़ी छोटी थी, लोग उनको दंडवत प्रणाम करते थे कि वो दिख जाए तो बाबा जी के चरणों में लेट जाते थे। अब बाबा जी ने एक सांड देख लिया, सांड भी थोड़ा तगड़ा था, हाइट सांड की भी छोटी थी, सींग उसके ऐसे मुड़े हुए थे। अब बाबा जी सोचते कि मेरा सीधी सांड के सींगों में आएगा नहीं आएगा। अब बाबा जी का नाम इतना बड़ा, सारी चीज़ें इतनी बड़ी कि भाई अगर मैं इसमें अपना सिर डालूंगा तो ये बेइज्जती वाली बात है। अब कैसे डालूं? तो बाबा जी की मलमलाहट रहती, बाबा जी सो नहीं पाते ढंग से, कुछ नहीं कर पाते कि भाई इतना नाम है, प्रतिष्ठा है, अगर सिंह डालूंगा तो पता नहीं कोई क्या कहेगा कि बाबा जी वो हो गए हैं, बाबा जी पागल हो गए। तो एक दिन बाबा जी सुबह 3 बजे उठे, 3:30 बजे उन्होंने वो सांड ढूंढ लिया, जिसको हरियाणा में खागड़ बोलते हैं। वो सो रहा था, बाबा जी ने अपना सिर उसके सींग में फंसा दिया, फंसा तो दिया, अब निकला नहीं और सांड गया उठ। तो वो कभी बाबा जी को इधर पटके, कभी उधर पटके, पूरे गांव में हाहाकार मच गया, बाबा जी को मार दिया, बाबा जी को मार दिया। मुश्किल है सांड को पकड़ा, बाबा जी को निकाला पकड़ के। तो बाबा जी यहाँ से चोट लग गई बाबा जी को, यहाँ पे हाथ टूट गया, कई चीज़ें हो गई, मतलब बाबा जी ठीक हो।
मतलब ठीक भी छोड़ दो भैया, जो मलमलाहट था ना वो मिट गया। तो जो मलमलाहट होता है ना जो अंदर का, वो चाहे आप कितना ही बड़ा कुछ कर लो, अगर वो आपके अंदर है तो आप सफल इंसान नहीं हो। सफलता का मतलब होता है इमोशंस को मैनेज करना। एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, शायद अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बताई तो औरों ने भी होगी। ये जो देख रहे हैं, जो हमें ढेर सारे दर्शक हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे वो घरेलू, उनके काम आएगी। जो अश्वत्थामा था ना, अश्वत्थामा शिव का अवतार था, भगवान शिव का। तो जब वो पैदा हुआ ना तो बच्चे की तरह नहीं रोया था, वो घोड़े की तरह बोला था। उसकी इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। उसको एक मणि भी थी। मणि क्यों थी कि उसको कोई, जैसे कोरोना आ गया, दूसरा आ गया, सर्दी गर्मी बारिश, कोई बीमारी उसको मार नहीं सकती। उसके पिताजी द्रोणाचार्य थे, तो अश्वत्थामा मणि थी उसके पास कि कोई चीज मार नहीं सकती। गुरु द्रोणाचार्य जिसने बड़े बड़े को उसको दिव्यास्त्र ज्ञान दे दिया, उसके बावजूद भी अश्वत्थामा इतना बड़ा योद्धा क्यों नहीं बन पाया, इतना नाम क्यों नहीं हो पाया? जैसे अर्जुन का हुआ, कर्ण का हुआ, एकलव्य का हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पाया। इमोशंस यानी अपनी मानसिक बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाया, तो अश्वत्थामा उतना बड़ा बना नहीं। इंसान बड़ा वही बन सकता है जो अपने इमोशंस को मैनेज करेगा, जो वो नहीं करेगा, जो अपने आप को देख के रखेगा। कहते हैं ना कि आपकी इमेज आपकी उम्र से लंबी होती है, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अश्वत्थामा उसका ख्याल नहीं रख पाया, वो पगला गया थोड़े से उसमें, तो इसीलिए वो एक वहाँ पे नहीं पहुँच पाया जहाँ पे अर्जुन पहुँचा, जहाँ पे कर्ण पहुँचा, जहाँ पे एकलव्य पहुँचा। तो ज़िंदगी में सफलता वही है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कीजिए। भले ही पैसा है नहीं, आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी, मगर जो आपका इमोशंस है ना, देखो सबसे बड़ी हार विवेकानंद जी ने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि हमारा लॉस वो नहीं कि हमारा पैसा चला गया, हमारी संपत्ति चली गई, हमारी प्रतिष्ठा चली गई। सबसे बड़ी हार वो है कि हमारी वो सोच चली गई कि भैया जिससे हम फिर हासिल कर लेंगे, फिर बना लेंगे, तो चली गई तो सब चली गई। तो वो इमोशंस होता है ना, सोच होता है, वो मैनेज करना सफलता है। तो जब आपका पहला मेडल आया, आपने सबसे पहले किसको बताया था? जब मैंने पहली कुश्ती लड़ी ना, तो आप यकीन करेंगे मैंने 1 रुपये कुश्ती लड़ी थी। ये पास ही गांव में मेले लगते थे, दंगल लगते थे, और 1 रुपये में ना भुट्टे उट्टे आ जाते थे, गोलगप्पे भी आ जाते थे, ढेर सारी चीजें आ जाती थी, और वो मैं हार गया। 1 रुपये की कुश्ती हार गए थे। हाँ। उसने घुटने उठने बहुत मारे गर्दन पे, पता नहीं कौन था। मेरी माँ पूरी रात मुझे तवा रख के सेकती रही, कहती रही कि भाई क्या करेगा। और मैं हारा तो महाराज जी ने मुझे 1 रुपया दिया। अगली बार 2 कुश्ती हार गया तो 2 रुपये दिए। क्यों सोचा रही तो बड़ी अच्छी बात है कि हार रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं। अगली बार गलती से मैं 2 कुश्तियाँ जीत गया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मेरे से बात ही नहीं की। मैं सोचा बिजी होंगे शायद। फिर मैंने 4-5 दिन बाद पूछा कि महाराज जी अब तो मैं जीता हूँ, पैसा क्यों? बोला आप जितनी हार देखोगे ना, आगे जाके हार देखोगे, जीत देखोगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में सफलता असफलता में कोई वो करता नहीं, मैं उस जो प्रोसेस होता है ना उसको एंजॉय करता हूँ। तो जब मैं पहली बार, मुझे याद है जब मैंने सीनियर नेशनल मेडल जीता, या मैं अपने देश के लिए खेलने जा रहा था बाहर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो मुझे कईयों ने बहुत बोला था कि भाई आप तो खड़े हो गए तो बड़ी बात है, पहलवान बनना दूर की बात है। वो एक अपने आप में एग्जाम्पल था। जब मैंने मेडल जीता तो पूरे गांव ने स्वागत किया था। हम नॉर्मल घर से आए थे, गांव वाले ऐसे होते थे कि भाई जो 50 रुपये कमाने वाला वो 5-10 रुपये देता था। किसी घर से दूध आता, किसी घर से घी आता। आजकल तो माहौल थोड़ा चेंज हो गया है। जो लोग आपको बोलते थे कभी खड़े नहीं हो सकते हैं, वो आवाज़ें गूंजती थी कानों में जब आप कुश्ती लड़ते थे या लड़ने जाते थे? वो कोई भी जो मेरे बोलता ना कुछ भी कोई कहता है, मैं कभी उससे प्रतिक्रिया नहीं देता। मैं उस चीज़ को एनर्जी समझता हूँ कि ये तो खास आदमी अपने। वो कहते हैं ना कि तारीफें दिन बनाती और ताने जिंदगी। तो कोई ताने मारता ना तो मैं उस चीज़ को ले लेता हूँ। मैं ग्लूकोज का काम करते, अगर मुझे 1 राउंड मारना है तो फिर मैं 2 राउंड मारता हूँ। अब ये हरियाणा के आदमी के अगर ताने कोई मारे तो वो तो इसने ईगो पे ले ले हैं। देखो क्या दिक्कत क्या है कि ईगो पे ले ले हैं। ईगो पर एक अपना बड़ा सा डायलॉग है जो बचपन से मैं सुनती आई हूँ कि कोई मतलब टिप्पणी कर दे तो तने मैं देखूंगा, पूरा परिवार लठ लेकर पहुंच जाए है। गांव में रहते तो हम भी पहुंच जाते लठ लेके। अब कहते हैं ना जहाँ पे ठोकर मिले ठिकाना ही मिलेगा। अब गांव से बाहर निकल गए तो फिर लठ लेने वाली बात बंद हो गई। देखो क्या होगा, ईगो में रहोगे ना आप। 2 चीज़ ऐसी हैं जो इंसान की सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं, आपका अहंकार और आपका स्वभाव।
अगर ये दो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाए ना तो समझ लो फिर आपको दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं। और किसी को वो देख रहे हैं ना, वो छोटा देख रहे हैं, नीचा समझ रहे हैं, तो या तो हम दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से देख रहे हैं। कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, सब अलग होते हैं। तो हरियाणा कल्चर अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे सब रस में रहते हैं। आप झगड़ा करेंगे उसमें भी बहुत पंचलाइन होंगी, हंसी मजाक करेंगे उसमें बहुत पंचलाइन होगी, कुछ भी करेंगे उसमें बहुत पंचलाइन होगी। इवन लड़की के लड़का देखने जाओ उसमें बहुत पंचलाइन होगी। शादी हो, ब्याह हो, झगड़ा हो, तो इवन मैं घर में रहता हूँ वहाँ भी बहुत पंचलाइन होगी। तो हमारे जो इंसान है वो थोड़े अलग है। मैं नहीं कहता कि वो है पूरा जो भारत है ना वो अलग है। उसमें क्या है कि सब है ना, हम ऐसे स्वभाव के आदमी हैं, प्यार से सब कुछ दे देंगे। वो कहते हैं ना कि आटा देंगे रोटी बना के दे देंगे, वो रोटी बना के तब देंगे जब थोड़ा सा कोई प्यार से बात करे। वो कहते हैं ना गन्ना देंगे, वो गुड़ की बेली दे देंगे। तो वही बात है, ईगो तो है अपने पूरे भारत में, मगर क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव रखता हूँ, मैं ईगो में बिलीव नहीं रखता। ईगो होती है कि वो चीज़ नहीं करना, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि भाई अपनी वो चीज़ सही है। मैं किसी से काम नहीं मांगता, ना मैं बात करता। मैं सोचता हूँ कि भाई वो चीज़ जरिया बनाओ, उस चीज़ को क्रिएट करो कि काम देने का माध्यम हम बने। इसको आप ईगो लगाओ या सेल्फ रिस्पेक्ट लगाओ। आपकी नौकरी लगी, सरकारी नौकरी लगी थी, पुलिस में आप काम करना शुरू कर गए थे, फिर उसके बाद क्या रहा आगे, क्या सफ़र रहा सर? भाई दिल्ली पुलिस ने बहुत सिखाया। मैं पुलिस में होता था, तो दिल्ली पुलिस में उस टाइम पे पहलवान कम होते थे, मैं जनरल कैटेगरी से भर्ती हुआ था। आगे पहुंचा, देख आज प्रमोशन, फाइल चल रही, सस्पेंड हो गए हैं, फिर फाइल चल रही, फिर सस्पेंड हो गए हैं, बहुत सस्पेंड हुए। ऐसा क्यों? टाइम पे नहीं पहुंचो, कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चले जाओ। कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि काम कोई करता है, नाम कोई लेता है। तो कहीं भी चले जाओ, वो जो चुगली करने वाले दूसरे तो हर जगह मिलेंगे। अच्छा, ऐसा पुलिस महकमे में भी है? पुलिस में तो ढेर सारे खबरी हैं। वो जो अधिकारी होते थे ना, जो उनके घर वो सब्जी वब्जी लेके आते थे, सारी चीज़ करते थे, तो कहते थे ये तो कुछ नहीं करता, ये तो आपके बारे में ही कह रहा था, तो ये है, ये तो गलत है, ये सब। फिर जो देखो नेता, अभिनेता, अधिकारी कान के बड़े कच्चे होते हैं। आपका कितना ही खास है, मैंने इसको बोल दिया ना कि जी वो ये सोनिया मैडम तो आपके बारे में ये कह रही थी। वो पूछेंगे नहीं कि वो कह रही थी या नहीं कह रही थी, कहेंगे अच्छा कह दिया वो, उसने जरूर कह दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं आनंद भले ही ले लूँ। मैं किसी की, देखो विचारों का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति से मतभेद नहीं हो सकता। तो मैं किसी से हंसी मजाक भले ही कर लूँ, मगर मेरे हाथ में किसी का जरिया, मैं कहीं जरिया बनने का, मैं सबका अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, ना किसी बुराई करता। किसी बात चले मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, कोई मुझे गाली दे गया ना, मैं कहूँगा वाह क्या टैलेंट है यार, कहाँ से सीखा। क्योंकि मुझे पता है कि एक कहावत थी, मैं सुबह सुना रहा था, गुणी गुणी को जानता नहीं जाने गुणहीन, बली बली को पहचानता नहीं पहचाने बलहीन। कोयल तो पहचानती ऋतु बसंत तब आए, कोई को पता नहीं कि कब कोई आए कब जाए। गज ही जानता सिंह की जो पहचान, चूहा घूमेगा वो सिंह के, चूहा क्या जाने, चूहा रहता हमेशा सिंह की ताकत से अनजान। तो भैया क्या है कि जो भी आपके बारे में कुछ बोलेगा, जो जानेगा, तो भैया अपने अनुसार बोलेगा ना, अपने अनुसार जानेगा। अब अपने हरियाणा के आदमी ऐसे हैं कि मान लो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, तो कहेंगे देखा मोदी को हरा दिया ना, निकाल दी ना हमने, ये दूसरे को देखा ना हमने, राहुल गांधी को हरा दिया ना, निकाल दी ना उसकी, तो हमारे वाले उसी में आनंद ले लेते, समझे ना। तो मैं वाद विवाद करता नहीं, कोई कुछ बोलते मुझे पता है कि लिमिटेड टाइम है, इसी टाइम में या तो झगड़ा कर लो, या बेवकूफ़ बन लो, या इसमें वो कर लो, या फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ कर लो। जब कोई भी लड़का लड़की, कोई भी इंसान जब रास्ते से भटकता है ना, वो खाली अपना नुकसान नहीं करता, वो परिवार का नुकसान नहीं करता, समाज का नुकसान नहीं करता, वो देश का नुकसान करता, वो देश के लिए एसेट हो सकते थे। तो मैं इसमें बिलीव रखता हूँ कि ठीक है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहा अच्छी। फिर आपने दिल्ली पुलिस छोड़ने का फैसला लिया? दिल्ली पुलिस छोड़ने का फैसला लिया। दिल्ली पुलिस ने बहुत सिखाया, बहुत दिया। फिर एक टाइम आ गया कि दिल्ली पुलिस ने मुझे उनका चेहरा बनने का ऑफर किया। अब आजकल मैं लबासना जाता हूँ, मौका मिलता है, जहाँ पे IAS IPS IRS ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाता हूँ कि भाई ऐसे आप स्वस्थ रहो, ऐसे एथिकल देश चलाओ। अब मैं अपनी ज़िंदगी बहुत एथिकल तरीके से जीता हूँ। तो उस समय जब आप सरकारी नौकरी में थे, कुश्ती आप तब भी करते थे, प्रैक्टिस आप तब भी करते थे? तभी मैंने सही प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। हाँ। जब मैं सरकारी नौकरी में था। तो फिर उसके बाद आपने जॉब छोड़ने का ये फैसला क्यों लिया था कि आप वहाँ अपने आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही थी?
देखिए सोनिया जी, मैं सोचता था कि मैं इसके लिए नहीं बना, हम्म, और जो मैं सोचता हूँ ना छोड़ देता हूँ। जो डिलीवरी छोड़ा था मेरे पास 500 रुपये थे, हम्म, तो वो एक आज स्पेशल सीपी है देवेंद्र पाठक जी, तो एडिशनल सीपी होते थे। उसने मुझे बोला क्या करोगे, नीचे मजदूर है ना, हेडक्वार्टर होता था ITO पुलिस हेडक्वार्टर उस टाइम पे, अब सीपी के उधर शिफ्ट हो गए। तो वो ईंटें डाल रहे थे, पत्थर डाल रहे थे, मैंने कहा ये काम कर लूँगा शायद मैं खुश रहूँगा, तब मैंने वो छोड़ा था। तो मुझे जो जो नहीं जमता ना मैं छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा पागल हूँ, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। तो मैं थोड़ा पागल हूँ, पागल यानी जो दिल में आ गया ना फैसला करना तो कर लेता हूँ। कुश्ती नहीं करने दे रहे थे वो लोग? नहीं, वो बात नहीं थी। देखो कहीं भी नौकरी पे रहोगे, कहीं पे कुछ रहोगे, एक बंधन तो रहेगा। कई अच्छे भी होंगे, कई और भी अच्छे होंगे, कई बहुत अच्छे होंगे, समझे ना। तो मैं चाहता नहीं भाई, एक छोटी सी जिंदगी है, मैं इस जिंदगी में अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, अपने अनुसार जीना चाहता हूँ। तो जब मुझे रोड पे मजा आ रहा है तो मुझे 5 स्टार आनंद थोड़ी देगा। जहाँ पे मुझे मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, तो मैं चीज़ करता हूँ। मैं किसी बंधन में जीना नहीं चाहता। सो इसलिए मैंने नौकरी से रिजाइन किया, और पिछले 12 साल से मैं देश के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, डिफरेंट सेक्टर में। ढेर सारे यूथ के लिए काम कर रहा हूँ, सही रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ। कई सरकार की अच्छी पॉलिसीज का मैं चेहरा हूँ। जैसे मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में उनका जुड़ा कि एक बच्चा कभी पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, और फिट इंडिया आइकन है। फिर मैं एंटी टबैको कैंपेन से जुड़ा, फिर मैं स्वच्छ भारत, विकसित भारत, सबसे जुड़ा। तो क्या है कि मेरा मानना ये है कि भाई हम किसी भी बेटर तरीके से योगदान कर सकते हैं तो वो करो। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, उनको अच्छी बातें बताता हूँ, वैल्यूज की। क्या है कि वो काम बड़ा है। युद्ध में ना लड़ने वालों से ज्यादा जय बोलने वालों का योगदान ज्यादा होता है। लड़ने वाला तो 1-2 को मारेगा, जय बोलने वाले में ऐसा उत्साह भरेंगे, 20 को मारेंगे, 50 को मारेंगे, 100 को मारेंगे। अब मुझे पता था मेरी लाइफ में जो मेरा रिजेक्शन है ना, वही मेरा मोटिवेशन है। जो चल नहीं सकता था तो रेसलर बना, पहलवान बना। बहुत मुझे पता नहीं था, तो बोल नहीं सकता था क्योंकि रूमेटिक आर्थराइटिस के कारण मेरी टंग से राल टपकती थी कई बार। फिर मैं स्पीकर बना, इंडियन आर्मी से लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का बाय द वे मैं पहला ब्रांड एम्बेसडर था और मोटिवेशनल स्पीकर था। फिर आजकल मौका मिलता है, मैं हर जगह जाता हूँ, जो परमात्मा जहाँ पे लेके जाता है। फिर बहुत शायद टीवी पे सारे शो किए, रियलिटी शोज। अच्छा, वो उन लोगों ने आपको ढूंढा, खोजा, बिग बॉस में आप गए थे? बिग बॉस तो एक शो था, मैंने ऐसे ढेर सारे शो किए। ऐसे ढेर सारे किए। अब फिर शोज के मैं फिल्म करने जा रहा हूँ, तो जहाँ पे मुझे रिजेक्ट किया गया सारी चीज वही कर रहा हूँ। बिग बॉस में गए, डांस रियलिटी शो में आप गए, IRT किया, डिस्कवरी पे किया, ढेर सारे शो किए मैंने। अरे बिग बॉस वाला और जरा ये रियलिटी शोज वाला ये अनुभव बताएं जरा। वो भी कमाल का अनुभव, अपना अनुभव है। इतनी सारी लड़ाइयाँ बिग बॉस के भीतर हम देखते हैं, वो ऐसे आहत नहीं करती और फिर मन नहीं करता कि मैं मतलब क्यों हूँ यहाँ पे? नहीं, मैंने घर खरीदा था, वो कह रहे थे कि आप कदम रख दो, आप 40 लाख रुपए दे देंगे। उस टाइम पे बिग बॉस में मुझे मैं 2nd या 3rd नंबर पे हाईएस्ट पेड था। तो पैसे मिल रहे थे भाई, यही माई थी। तुम देख रहा था भाई ढेर सारे, ये अब हमारे सारे दोस्त हैं, ढेर सारा एंटरटेनमेंट है, ढेर सारे घूम रहे हैं, हमने खा पी के सो जाओ। एक सर्वाइवर शो किया था, वो टफ था, तो इसलिए बिग बॉस में गया। बाकी क्या होता है कि कुछ दोस्त होते हैं जो सोचेंगे लड़ाई करेंगे तो बाहर अच्छा दिखेंगे, या रोमांस करेंगे अच्छा दिखेंगे। तब बिग बॉस का थोड़ा क्लास था, सब सेलिब्रिटी आते थे डिफरेंट फील्ड से। आजकल नए बच्चे आते हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं, मगर सोशल मीडिया में कहूँगा गलत है। मगर क्या है कि वो जल्दी सफलता के चक्कर में कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हैं। फिर बाद में वो शायद पछताएंगे जब वो हमारे वाली एज में आएंगे कि वो गलत था, ये सही था। तो क्या है कि तब बिग बॉस वाले ने मुझे बुलाया, तो बिग बॉस वाले मुझे हर रोज़ मुझे कहते थे कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। जब मैं गया था ना, तो तब एंडमोल मुझे अखाड़े से ले गया था। देखो उनका बहुत शुक्रिया था, एंडमोल का इशू था। तो मैं शो किया, उससे पहले मैंने बिग बॉस को एक चेंज किया एक तरीके से। पता क्यों चेंज किया? तो बिग बॉस के लिए, उस शो के लिए बहुत क्रेडिबल है। क्यों क्रेडिबल है? कि उससे पहले लोग सोचते थे भाई शो में वो इंसान आते हैं जो कंट्रोवर्सी वाले हैं या जिनका करियर ख़त्म है। मैं ऐसा इंसान आता तो लोग सोचते थे भाई इस शो में ना इज्जतदार आदमी भी आते हैं, इस शो में क्लास इंसान भी आते हैं। तो बिग बॉस का मैंने वो चेंज किया था पूरे सीजन में रह के, जो और कई रिकॉर्ड भी बनाए थे मैंने वहाँ पे। एक बॉक्स में रहना, इवन मैंने काम्या ने पता नहीं कितने घंटे, 42 घंटे 43 घंटे बगैर खाए पिए। तो क्या था कि वो कई चीज़ थी। अच्छा, उस शो से मुझे फायदा हुआ और मेरे से शो को फायदा हुआ।
उस दौरान मैंने कई सारी क्लिप्स देखी थी, सलमान खान का विशेष प्रेम देखा हमने आपके लिए, हाँ एक कनेक्टिविटी बड़ी रही आपकी सलमान खान के साथ। हाँ, सलमान भाई भी देसी आदमी है, जैसे हम देसी हैं ऐसे वो देसी हैं। और हमें तो बिल्कुल ऐसे हीरो लगते हैं, बहुत अमीर टाइप, या फिर उसको कैसे कहेंगे, देसीपन जैसा नहीं लगता, या मैं गलत हो सकती हूँ? नहीं देखो, इंसान तो क्या रहता है, अब जैसे मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे को सूट वूट टाई पहन लिया तो ये थोड़ी गाँव का नहीं रहूँगा, है ना, रहूँगा तुम देसी। बाकी क्या कि ग्रूम करो अपने आप को, भी इतने साल से उनका अनुभव, बाकी देसी है। अब आप हंसोगे, जब पहली बार सलमान जी मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि मुझे जानते हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैंने आपकी न्यूज़ पढ़ी थी, समझे ना। तो जो भी हमने उनको ऐसे बात करे थे, वो देसी थी, मतलब जो शो है कुछ भी करे जैसे वैसे ही रहो, तो ऐसे वो हो जाता था कि भाई ठीक है, वो बड़ा स्टार बना। देखो क्या है कि हम किसी के लिए क्रिटिसाइज, तो सोनिया जी किसी बारे में बुरा एक मिनट नहीं बोल सकते हैं, लगता क्या है जुबान लग रही है, बुरा बोल दिया। मगर ये देखो भाई, कोई 25 साल से सुपरस्टार तो क्या कारण है, कोई 30 साल से सुपरस्टार तो क्या कारण है, कोई मुकेश अंबानी जैसा इतना बड़ा आदमी बना तो क्या कारण है, अडानी जैसा इतना बड़ा आदमी बना तो क्या कारण है, मोदी जी इतने वर्ल्ड फेम बड़े नेता बने क्या कारण है, या दूसरा इतना बड़ा क्या कारण है। तो मैं सबकी पॉजिटिविटी देखता हूँ कि भाई वो इंसान अगर यहाँ तक पहुँचा है या पहुँची है, मेल है फीमेल है, तो क्या उनमें टैलेंट है, क्या उन्होंने मेहनत किया, उसे सीखो। बुराई करना एक मिनट की बात होती है। जैसे अब बाबा रामदेव जी हैं, तो वो मेरे अच्छे परिचित हैं, जानता हूँ बिल्कुल, उनसे पूछता हूँ, एक मित्र की तरह व्यवहार करते। तो अब कई योगा के बच्चे मुझे मिले जो रामदेव स्वामी जी की, मतलब बाबा जी की थोड़ी बुराई कर रहे थे। मैंने कहा देखो भाई गलत बात है, ये आप सबको जानते उस इंसान के कारण है। अब मैं योगा करूँ, प्राणायाम करूँ, कुछ करूँ, लेके तो वही इंसान आया ना। चाहिए देखो, योगा प्राणायाम बहुत पहले चल रहा होगा, मगर बाबा जी ने उसको, स्वामी जी ने उसको वो किया भाई, मतलब बूम किया, पूरे वर्ल्ड वाइड किया। तो अब उस इंसान ने, जिस इंसान ने ऐसी अच्छी चीज़ दी, अब उसके लिए अगर मैं गलत भी बोलूँगा, मान लो मेरा व्यक्तिगत उससे ठीक भी नहीं है, तो मैं गलत कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ। अब मान लो चाहे कोई भी चीज़ थी, अब इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने कई चीज़ें अच्छी की, अगर बोलूँगा कि इंदिरा जी ने ये नहीं किया, वो होना चाहिए था, तो फिर मैं गलत हूँ। मैं व्यक्तिगत तो मैं किसी भी वो कर नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, सबका अपना योगदान होता है। जो चींटी होती है उसका अलग से योगदान है, चिड़िया का अलग से योगदान है, घोड़े का अलग योगदान है, सबका अलग योगदान है। तो क्या कि मैं देखता हूँ कि भाई जो इंसान सफल है, जो इंसान मुकाम पे पहुँचा है, कि उसका क्या योगदान है। अब जैसे जो ये एक हमारे मुख्यमंत्री साहब होते थे, मनोहर लाल खट्टर जी, जब मैं, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मतलब मित्र भी लगा लो, गाइड भी मुझे करते थे कि संग्राम जी करना चाहिए। मैंने कहा हाँ सर ठीक, अच्छी बात है। तो उस इंसान की मैंने खास बात देखी कि वो इंसान कुछ भी सिचुएशन हो जाए बहुत शांत रहता था, ज़्यादा वो नहीं करना, अपनी खिचड़ी बना लेता था खुद ही। और एक बार क्या हुआ कि जब नए बने थे, सर्दी हो रही, धूप आ रही थी, दौड़ के सो गए। उधर न्यूज चल रही कि सीएम साहब गायब हो गए, देखा सीएम साहब न्यूज चल रही है और वो अपने पार्क में दौड़ के सो रहे हैं, मतलब देसी थे। तो मुझे उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी कि यार ये सारी इस पद पे है, ये वहाँ पे बहुत देसी है। आपसे अक्सर मिलते थे मनोहर लाल खट्टर? जी मैं उनसे बहुत मिलता था, बहुत मिलते थे। मैं आजकल मौका मिलता है कि मैं जाता हूँ, बहुत मिल लेता हूँ। वो बातचीत एक सीएम और रेसलर संग्राम सिंह या स्टार संग्राम सिंह के बीच होती थी, दो हरियाणवियों के बीच हुआ करती थी। दो हरियाणवी के बीच में मेरे गांव के भांजे हैं, अच्छा, यहीं से रोहतक से ही हैं, तो देसी उसमें रहते थे। मैं बोलता हूँ उनको, सर था कि सर ये है, मगर वो इंसान मतलब भले इंसान, देख कहते हैं ना कि बाकी चाहे कोई कैसे कहे, देखो भैया सब ने, वो कहते हैं ना कि जिसने जैसा चाहा, जिसने जैसा जाना, वैसे मुझे पहचाना। तो भैया सबकी अलग अलग वो होती है। मैं सब इंसान सबके साथ एक जैसे नहीं हो सकते, मगर मैंने पाया कि बहुत सौम्य इंसान थे, बहुत डिसेंट थे, बहुत नॉर्मली थे, तो मिलता था। तो ये नहीं कि कोई भी गलत है। मैं आजकल मुझे मौका मिलता है तो मैं मिल लेता हूँ, जो बहुत अपने बड़े बड़े पदों पे हैं, उन इंसानों से मुझे मौका मिलता, मिल लेता हूँ। तो कोई इंसान गलत है ही नहीं, सब अपनी मेहनत से, सब अपने हार्डवर्क से ऊपर आए, चाहे वो बीजेपी पार्टी में, चाहे कांग्रेस पार्टी में, चाहे दूसरी पार्टी में। तो मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकता कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो मैं देखता हूँ कि वो इंसान वहाँ तक आया, उसमें अच्छा ही क्या है। हम तो जी हंस की तरह है ना, पानी दूध मिला तो हम दूध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारे में इतनी बुराई है तो हम दूसरे कहाँ बुराई देखेंगे।
अब जब हम खुद इतनी बुराई लेके बैठे तो हम जी सामने वाले की अच्छाई देखे तो शायद हमारी एक बुराई खत्म हो जाए उसकी अच्छाई आके। मैं क्या किसकी बुराई देखूंगा कि भाई क्या सही क्या गलत क्या असली क्या नकली, मैं कौन हूँ? हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते। किसी को अच्छाई हो ले ग्रहण कर लो, क्या पता मैंने कई चीज़ों से कई बातें सीखी हैं मैंने। तो मैं कोई भी इंसान मिलता है उसकी अच्छाई लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई इतने उच्च पदों पे इस पे रह के आदमी ऐसा है तो भाई उससे सीखो। तो अब जब बिग बॉस में गए सर तो ऐसा कि सब एलीट क्लास के स्टार हैं और दूसरा संग्राम सिंह है जो हरियाणा के गांव देहात से आए हैं, तो ऐसे वो करते थे डिस्क्रिमिनेशन, कुछ ऐसा इस तरह का भेदभाव या कुछ दूसरी चीजों में भी असमानता? मैं बिग बॉस गया तो अरमान जी को जानता था। अरमान जी की मेरी फिल्म देख रही नाग वाली, तो वो बात चल रही थी। अरमान जी बोले कि जो अखाड़े में पले बड़े होते हैं उनको ना इज्जत तहजीब में बैठी थोड़ी कम होती है। मैंने 5 यार मैंने नाग वाली फिल्म देख दी, अब सच्ची में सांप हो यार। तो मतलब अब जी मजाक करते थे, मस्ती करते थे, तो क्या कि मुझे बहुत प्राउड होता है। मुझे आता हूँ ना, मैं बैठता हूँ कई बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं बच्चन साहब के साथ कई कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, तो बाकी के साथ रहता हूँ या कुछ करता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं जितनी मेहनत मैं करके आऊँ उतनी मेहनत ये भी करके आए। तो कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होने, देखो सोनिया जी छोटे से बड़ा बन सकता है, बड़े से बड़ा कोई नहीं बनता। धीरू भाई अंबानी साहब अगर फ्यूल नहीं डालते, तेल नहीं डालते पेट्रोल पंप में, मेहनत नहीं करते, तो आज मुकेश अंबानी जी नौकरी कर रहे होते। तो एक को तो मेहनत करनी पड़ती है, एक को तो परेशान होना पड़ता है, वो हम ही हो जाएं। तो फिर रियलिटी शोज में आप गए, अब क्या ये रियलिटी शोज हो गए, बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है इसमें कुछ? नहीं जी, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। विनर वोटिंग का पता नहीं, वो चैनल के हाथ में किसके हाथ में, उनकी मर्जी जाने। बाकी अंदर से वो सब जेन्युइन होता है। टास्क वास्क कैसे दे देंगे, भाई लड़ाई झगड़ा करवा दो, खाना कम सोना कम, पीने वालों को पीने बंद, तो क्या करेगा आदमी? बांसुरी तो बजाएगा नहीं, लड़ेगा ही उधर। तो वो सारे आदमी ऐसे होते थे कि भाई फेक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, 14 दिमाग अलग अलग तरीके से। अब मान लो कोई रंजीत जैसा आ गया, कोई दूसरा आ गया, वो तो बोलेगा जी मैं दिल्ली से हूँ, बिहार का होके, तो फिर क्या करेगा? वो बताएगा नहीं, बाद में बताएगा कि मैं वहाँ से हूँ। तो सारे ऐसे ही होते थे। जैसे एक और था एजाज था मेरे शो में, वाइल्ड कार्ड आया, तो मैं याद है एजाज क्या करता था कि सुबह उठ के टॉयलेट में बैठ जाता, टॉयलेट नहीं आ रही होती उसको, गाने गाता और बाहर लड़कियां सब मैंने पेट पकड़ खड़े रहते थे बाहर। तो मैं कई बार देखता था कितना नालायक है यार। फिर बात की तो जाना मैंने कि वो भी इंसान बुरा नहीं था। देखो क्या होती है कि सबका अपना होता है, व्यवहार अपना होता है, तरीका अपना होता है, ज़िंदगी जीने का, करने का होता है। मैं तो देखता हूँ कि जी उस इंसान में अच्छाई क्या है, बुराई तो मैं ही लेके बहुत घूम रहा हूँ। तो सीखने की कोशिश करो, कहते हैं ना सीखना बन तो जीतना बन। तो बिग बॉस को बहुत इंजॉय किया। वो क्या था कि जब हम शो करते तो वो शो करजत में होता था, लोनावाला में। तो एक दिन वहाँ पे कुछ सामान गिर गया तो बोले भाई ये जगह हॉन्टेड है, भूतिया है। तो रात को बाथरूम नहीं जाते, दिन में झगड़ा करते, फिर मुझे उठाते और संग्राम भाई बाथरूम जाना है, संग्राम भाई वहाँ जाना है। अब मैं सोचा यार ये तो बड़ा हद कर दिया यार इन्होंने, दिन में रहने देते, रात को सोने देते। सलमान जी आए, मैंने कहा भाई साहब निकाल दो, बहुत हो गया। इससे क्या, मैं दिन में तो रहने देते, रात को सोने देते, तो मैं क्या करूँ? तो वो थोड़ा सा था, उसका अनुभव होता, सर्वाइवर का अलग था। एक शो किया था डिस्कवरी चैनल पे, जहाँ पे ऋतिक रोशन जी मेरी लाइफ स्टोरी बता रहे थे, उसका अनुभव अलग था। डांस में, कभी बारात में डांस नहीं किया मैंने, डांस का शो किया, उसका अनुभव अलग था। तो क्या आगे गलत कोई नहीं है, सब अलग है। अब सीरियल वगैरह ऑफर किए गए आपको? सीरियल किया मैंने 6-7 महीने, जब पैसे कमाने थे भैया, सीरियल किया मैंने, कोई शपथ अपने नाम से। फिर मैंने कहा टीवी है ना, टीवी टाइम बहुत लेता था, सुबह 8-8:30 बजे आप पहुंचे उधर 9 बजे, और रात को फ्री होते थे 11 बजे, आते आते 12-1 बज जाए। तो फिर वो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो फिर मैं, और ये लाइफ के 5 साल में भैया, या तो इसमें ये कर लो या फिर कोई और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर लो, बाकी तो पता नहीं क्या होगा। अब कई टीवी के बहुत प्रोड्यूसर हैं, कोई मुझे बच्चे बच्चियां कोई भी आते हैं, लड़के लड़कियां कहीं से भी आ जाए, हरियाणा पंजाब यूपी बिहार में, प्रोड्यूसर को फोन कर देता हूँ कि भाई किसी घर में चूल्हा चौका जले, आप माध्यम बन जाए, अच्छी बात है, सब दोस्त हैं। अगर मैं उनको आज बोलूँ कि भाई आप शो बना दो, बना देंगे। तो मैंने कहा भैया तलवार तब टांगे घूमेंगे जब कुछ होगा नहीं जिंदगी में, तो क्योंकि मैं तो कोई शो हो गया तो 4-5 साल तलवार टांगे घूमना आपको, तो वो शो है। बाकी टीवी भी बहुत खूबसूरत है, टीवी ने बहुत चीजें दी, गलत कोई नहीं है, इंटरटेनमेंट बहुत खूबसूरत लाइन है। मुझे तो गलत इंसान नहीं मिला वहाँ पे, सब अच्छे ही मिले। या फिर देख के डर गया कि भाई पहलवान है? देखो सोनिया जी, घास से कैसे चश्मा हरा होना चाहिए, सब कुछ हरा दिखाई देगा। अब देख के डरे, कैसे डरे, कुछ डरे, वो क्या है कि मेरा और ऐसा कि गलत आदमी मेरे साथ टिक ही नहीं सकता, थोड़े दिन रहेगा चला जाएगा। हम चाय कॉफी मैं नहीं पीता, बाकी तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत दूर की बात है। दूसरे की बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, दूसरे का पैसा उसका पैसा, तो हम क्या करेगा? कोई प्यार से चाहिए, हमारे कोई
अंग काट ले जाओ भैया, उंगली काट ले जाओ, हाथ काट ले जाओ, गर्दन काट ले जाओ, कोई दादागिरी नहीं होगा तो चाहिए भाई, वो कितना ही बड़ा कुछ है भैया, फिर तो हम तो फिर हरियाणवी हैं, समझ रहे हो ना, प्यार से कोई कुछ ले जाओ। फिल्मों का ऑफर आया सर? हाँ फिल्में एक दो की, बाकी फिल्में बहुत ऑफर आई, कोई जैसे कोई नेगेटिव रोल होते हैं या नोटेबल नहीं होते, मना कर देता हूँ। ये आमिर खान के साथ किया आपने ऐसा? एक दंगल फिल्म में मैंने एक मना किया था क्योंकि कुश्ती मारना था, तो क्या था कि वो मैं छोटा सा रेसलर हूँ, यहाँ से मिट्टी स्टार्ट किया, तो मैं ढेर सारे नए बच्चे मान लो कोई फॉलो कर रहा है, तो मैं जिस स्पोर्ट्स ने मुझे रोजी रोटी दी मैं तो मैं उसको वैसा नहीं कर सकता उसके लिए। मेरे से तो बहुत रेसलर हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, रेसलिंग में थे, हैं और आएंगे, मगर मैं अपना दायित्व ऐसे समझता हूँ। तो आपने रोल रिजेक्ट कर दिया? जी मैंने वो फिल्म की नहीं। आमिर खान साहब बुरा माने? नहीं, वो जब इतना बड़ा होता है इंसान, प्रोफेशनल होता है, तो क्या बुरा मानेगा, कोई दूसरा आदमी देख लेगा। और बुरा मानेंगे तो भैया फिर बताएंगे नहीं कि बुरा मानेंगे। सलमान खान साहब से बात हुई किसी फिल्म को लेके? सलमान जी से भी कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, फिल्म को लेकर नहीं, वैसी बात हो जाती है मेरे तो, क्योंकि क्या होता था कि बीच में, जैसे अब तो काफी दिन हो गए बात हुए, एक बार ऐसे बात हो रही, मैं एक बात बोलता हूँ सबको कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करें जरूर बताना, मैं इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकता ना, फोन करता, फिर फोन करते तो मैं एक बात बोलता था, और वैसे काम ठीक चल रहा है, कोई जरूरत तो बता देना, समझ रहे हो। तो हम तो ऐसे आदमी, मतलब की क्या है कि ये बात है, मैं किसी को परेशान नहीं करता जी, ना फोन करके बगैर उसके, ना मैसेज करके, ना कुछ करके। मैं सोचता हूँ भाई वो खुश रहें, अपना कार्य कर लें, अपने परिवार के लिए कर ले, अपने चाहने वालों कर ले, बहुत बड़ी बात है, हम तो कर ही लेंगे, हम तो भगवान के बंदे हैं, हम तो जहाँ जो गांव से मात्र लेके आया तो और आगे ले जाएगा। मेरा लक्ष्य सोनिया जी सिर्फ फिल्म करना नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स करना नहीं है, या सिर्फ स्पीच देना नहीं, मेरा लक्ष्य ये है कि भाई मैं किसी भी फील्ड के माध्यम से मैं अपने देश को कहाँ तक आगे लेके जा सकता हूँ, मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य अगर फिल्म करना होता तो मैं अब तक 50 फिल्म करके बैठा होता। मेरा उद्देश्य वो काम करना है जिस काम को मैं 10 साल बाद बैठ के देखूं तो मैं प्राउड फील करूं कि मैंने कोई काम किया था। मैं इस बारे में सोचता हूं। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कुश्ती में आपने कितने साल बाद कमबैक किया है? 7 साल बाद मैंने कमबैक किया था। अब मैं एमएमए करने जा रहा हूं, तो इंडिया का फर्स्ट मेल रेसलर जिसने डेब्यू किया है, वो ढेर सारे बच्चे कर रहे हैं, लड़कियों ने किया, कईयों ने, मगर नामचीन कम कर रहे हैं जो मेल में थे। तो हो सकता है कि मेरा ये डेब्यू, मेरा ये करना मेरे ढेर सारे युवा बच्चों को प्रेरित करे, इंस्पायर करे, वो आए स्पोर्ट्स में, फिटनेस में आगे आए और अपना नाम रोशन करें। अच्छा, ये जो बड़े रेसलर, बड़ी उम्र के रेसलर जब छोटी उम्र के रेसलर्स के साथ खेलते, वो दम लगता है ज्यादा? कौन भारी पड़ता है? देखो, जो नया बच्चा होता है उसमें स्पीड और स्टेमिना थोड़ा ज्यादा होता है, पुराने में अनुभव ज्यादा होता है, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ता है अपने हिसाब से। मगर मैं तो सबसे छोटा हूँ, 14-15 साल का हूँ, बॉडी एज तो वही है, शरीर की उम्र तो वही है, बाकी बायोलॉजिकल एज तो हमें पता नहीं। आज भी घर वाले कहते हैं बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, शाम का टाइम था जब हम पैदा हुए, तो डेट ऑफ बर्थ याद है? डेट ऑफ बर्थ कहाँ गाँव में याद रखते हैं, ये तो मीडिया में तब जन्मदिन मनाते हैं कि भाई इसको मना लिया, उसको मना लिया, इसको मना लिया, तो है तो देसी ना। और अब किस तरह का फूड रहता आपका? क्या आप पूरा जो आपका रूटीन है वो क्या रहता है? जी, मैं बहुत शुद्ध शाकाहारी हूँ, दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ, नेचर वाली चीज़ खाता हूँ। बहुत से मेरे युवा दोस्त बोलते हैं वीगन हो जाओ, अपने भारत की जलवायु में रह के वीगन हो नहीं सकता, वीगन हो गए तो फिर इतनी गाय भैंस कौन पालेगा, बाकी चीज़ें कौन करेगा। आज सुबह मैंने 10 किलोमीटर की रनिंग मारी है इसी अखाड़े में, 25-26 चक्कर मारे, 420 मीटर ट्रैक है ये पीछे, फिर एक्सरसाइज की। तो मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी ज़िंदगी में आजकल, वर्क या वर्कआउट, या तो कार्य करता हूँ या फिर टाइम मिलता है तो वर्कआउट कर लेता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, बॉडी वेट ट्रेनिंग करता हूँ, सब करता हूँ जो वो मिले, और नेचुरल खाना खाता हूँ मैं। घर पता क्या कि आज मैंने घर पे क्या खाया, हलवा खाया, सब्जी खाई लौकी की, घी काफ़ी डला हुआ था, दही ली, छाछ लिया, रोटी खाई, तो ये नेचुरल देसी डाइट खाता हूँ। दूध पीता हूँ, यहाँ गांव में आता हूँ तो 2 लीटर दूध पी लेता हूँ। शहर में रहता हूँ तो मुंबई में रहता हूँ, नासिक से मेरा दूध आता है गाय का, वहाँ पे 1 लीटर पीता हूँ। वहाँ पे भी नहीं बदली आपने ये रूटीन? देखो जी, मैं भगत सिंह साहब से बड़ा इंस्पायर हूँ। कोई मेरे से पूछेगा ना आपका आइडल कौन है, तो मेरे माता पिता को आइडल मानता हूँ, भगत सिंह साहब को आइडल मानता हूँ। पता क्यों आइडल मानता हूँ? कि जब उनको फांसी की सजा हो रही थी ना, उसके लास्ट 24 आवर्स सबको पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए।
उस इंसान को 2 घंटे बाद फांसी होने वाली है, वो सेम योगा कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, उसका रूटीन सेम है, रूटीन चेंज नहीं है। उस इंसान का कि भाई फांसी चढ़ने वाले हो कि आज कुछ कर लो, दूसरा काम कर लो, नहीं, रूटीन वही है। तो जब वो इंसान इतने महापुरुष होकर अपना रूटीन नहीं छोड़ सकते, तो भैया हम छोटे से इंसान होकर रूटीन बदले। और एक पुरानी कहावत है कि पानी सबसे हल्का होता है मगर बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है लगातार उसका बहना। जब एक रस्सी पत्थर भी निशान कर सकते तो हम तो इंसान कुछ भी कर सकते हैं। जब भगत सिंह साहब जेल में बंद थे ना, तो उनको ढेर सारे जो उस टाइम पे बड़े बड़े पदों पे थे उनको आतंकवादी बोलते थे, आतंकवादी है, ये है, वो है। समय बहुत बलवान है। आज भले ही भगत सिंह साहब की नोटों की फोटो नहीं है, मगर हिंदुस्तान का यानी भारत और पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा कलेजा होगा जहाँ पे भगत सिंह साहब की फोटो नहीं होगी। अरे हम कितने निर्दयी हैं, हम कितने पापी हैं। देश आज़ाद हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जो 80 साल की बुजुर्ग है, उसके फादर की डेथ हो गई, भाई था वो बीमारी में चला गया, उसको बोलते थे कि आतंकवादी की माँ है। उसको पूरे गांव ने हुक्का पानी उसका बंद कर दिया, कोई खाना नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वो बेचारी थोड़े से चने खा के, थोड़े से चावल खा के, पानी पी के उस होती थी 80 साल की, लकड़ी काटती थी, फिर वो थक गई बेचारी 82 साल की एज में लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करने की कोशिश करती। उन्हें तो हम कितने पापी हैं खुद बताओ ना। बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने भगत सिंह साहब के साथ में असेंबली में बम फेंका था, तो उनको जज, उस टाइम का जज कह रहा है कि उसने कहा जी मैं क्रांतिकारी हूँ, लो सर्टिफिकेट लेके आओ क्रांतिकारी हूँ। मतलब यार कितने हमने क्या किया है, हमने कितने पाप किए बताओ ना। वो आदमी बीड़ी बनाने कारखाने में काम कर रहा है, वो आदमी दर दर भटक रहा है, वो बड़ी बीमारियों की मर रहा है। तो बताओ हम कहाँ काम डिजर्व करते हैं। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने देश बदल दिया। देश नेताओं से नहीं चलता, देश एंटरप्रेन्योर से नहीं चलता। आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, देश हमारे लिए बनना स्टार्ट हो गया। याद रखना, ये सब हमारे सेवक हैं, ये मालिक नहीं है हमारे। हम अपने अधिकार जानते हैं तो मालिक बना लेते हैं। हम चुनते हैं, हम टैक्स देते हैं, तब तो जाके सब सैलरी आती है, तब सब कुछ होता है। शहर का कोई एसपी या डीसी अगर आपका फोन नहीं उठाए तो भैया चोरी छाती करके जाओ। जब हम टैक्स देते तब तो उसकी सैलरी आती है, वो करता है। तो क्या है कि हमने थोड़े से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मैं एक बात हमेशा बोलता ने तोड़ दिए थोड़े से चंद पैसों के लिए, इसीलिए हम गुलाम हुए थे। एक पेड़ को ना लकड़ी नहीं काटती, एक पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं काटती, लकड़ी काटती है। कुल्हाड़ी से पेड़ थोड़ी काट सकते हो, लकड़ी पीछे लगती तो काटते। तो भैया हमेशा अपनों नहीं मारा हमें, वरना चंद अंग्रेजों की या चंद जो पहले आए थे उनकी क्या औकात थी कि भैया इस हिंदुस्तान पे वो राज्य कर लें या सब कुछ कर लें। अब भी बात वही है, हम देश का नहीं सोचते, हम व्यक्तिगत फायदा देखते हैं। वो आ गया तो मेरा ये कर देगा, वो आ गया तो मेरा ये कर देगा। अरे भाई देश के लिए सोचो ना, जो देश है तो हम सब हैं। देश का तो हम देखते नहीं है, हम व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं, ये कर दिया और वो कर दूंगा, तो वो नहीं देखना है। पहली माँ तो धरती माँ है ना, जहाँ में हमने जन्म लिया है। जो देश का नहीं हुआ ना सोनिया जी, किसी का हो ही नहीं सकता। याद रखो, देश है तो सब कुछ है। अच्छा, मुंबई में आप रहे, आपने वहाँ पर आने वाले लोगों और अपने हरियाणवी लोगों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा किया होगा, आपने क्या फ़र्क पाया? फ़र्क ये पाया कि मुंबई में हम जाते हैं तो वहाँ के इंसान थोड़े डिफरेंट है, प्रोफेशनल अपने तरीके से काम करते हैं, यहाँ के अपने तरीके से काम करते हैं। कोई गलत नहीं है, सब अलग है, सबका अपना व्यवहार है, सबका अपना वो है। कई अनुभव आपके अच्छे होते हैं, कई अनुभव आपको सिखा के जाते हैं, कई कुछ आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो वहाँ पे कई टोपी घुमाने वाले मिले जो अपनी साइड के थे, जिनसे कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा। अच्छा, तकरीबन ये भी हो जाता कि अपने क्षेत्र के लोग टोपी तब पहनाते जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमसे आगे जा सकता है, या वो चाहते हैं कि कोई गांव देहात का है। मैंने कहीं ये चीज़ पढ़ी थी, या फिर कई लोगों ने जो है वो बात मुझे कही थी कि एक जो है बुद्धिमान प्रोफेशनल बहुत अच्छा एक गरीब व्यक्ति को अपना मार्केटर बना लेता है, उसके सहारे जो है अपनी मार्केटिंग कर लेता है। देखो जी, ये तो मैं जानता नहीं, मगर ये बात जरूर जानता हूँ कि चाहे देश है चाहे इंसान है, अगर उसको मोह और प्रेम की भाषा पता चल गया ना कि मोह और प्रेम में क्या फ़र्क है, तो फिर वो आगे जाएगा ज़िंदगी में। मोह क्या होता है? मोह स्वार्थ हो जाता है। प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ हो जाता है। जो आजकल के बच्चे कहते हैं ब्रेकअप हो गया, वह ब्रेकअप कर लिया। जहाँ पे प्यार होता है ना सोनिया जी, ब्रेकअप नहीं होता, सांसें ब्रेक हो जाती है। प्यार में कोई अलग नहीं हो सकता इंसान।
ये तो सब वो प्यार का अपने लिए ढांचा ढूंढते हैं कि भैया मुझे ऐसा लड़का हो वैसी लड़की हो, हम ऐसे रहें, ऐसे करें, ऐसे करें। ऐसे ही देश की बात, ऐसे ही उनकी बात है। आजकल प्रेम की भाषा भी मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी मैं रील्स देखती हूँ, है ना, कितना कुछ आ गया, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप और क्या क्या है उसके बारे में। देखो इस बात मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि भैया देखो याद रख लो, जो आजकल नए बच्चे मैं उनको समझाता हूँ कि भैया गुलाब का फूल देने से प्यार नहीं होता। और गुलाब का फूल देने से प्यार होता तो मालीपुरे से महबूब होता, सारे गुलाब वही लेके आता है। दिल की इमोजी भेजने सुनो से। तो ये वो भेजना, उस पे सुबह तक ये सब बात करना। और बच्चों जो लव मैरिज करते हैं, देखता हूँ दाल में कंकड़ मिलते हैं, वही कंकड़ है जो भैया आपने जो दोनों मिलके पानी फेंके थे। अरेंज में भी ऐसा हो जाता है आजकल। मुझे लगता है पहले कहते थे भैया शादियां ना जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, मगर आजकल जोड़ी देख के लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा है। पर क्या है कि प्यार पता क्या है कि अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ वैसे रहते हैं तो आप जिंदगी में आगे जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको पीछे लेके आएंगे। अब मैं चांद तोड़ दूँ, तारे तोड़ दूँ, हम देखो हरियाणा में किसी शादी हो गई, अब देसी आदमी है, देसी उसमें पहले घर छोटा होता था, वो उसको कह रहा कि भाई जलेबी लाऊं, लड्डू खा लो, लड्डू लाऊं, जलेबी खा लो, ऐसे सुबह करते 4 बज गए, उसका पिताजी बोला रहा हलवाई अब कढ़ाई उतार दे, चलो खेत में जाना है। तो हमारे वाला प्यार मोहब्बत थोड़ा अलग होता था, अब आज वाला प्यार मोहब्बत थोड़ा अलग है। आई लव यू, चांद तोड़ दूँ और ये कर दूँ और वो कर दूँ, वो बेबी बेबी पता नहीं क्या क्या। ये नहीं है कि भैया आपने कोई प्यार है ना, प्यार दर्शन का प्रतीक है, प्रदर्शन का प्रतीक नहीं है। प्यार दर्शन का प्रतीक है, प्रदर्शन का प्रतीक नहीं है। हाथों में हाथे डालना, हाथों में हाथ डाले घूमना या पार्क में बैठना, ये सब करना वो प्यार नहीं है, वो टाइम पास है। जब आप एक्चुअली इंसान प्यार करेगा ना तो किसी को टच भी नहीं करेगा, वो सोल वाला होता है। अब मुझे पता नहीं प्यार आजकल कितना % है, मैं दुआ करता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए। बाकी मोह का क्या होता है कि मोह और प्रेम में क्या फ़र्क होता है। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र मोह था, तो उसने मोह के कारण कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर उसको एक्चुअली प्रेम होता तो वो इतना नुकसान नहीं करता, उसे पता था कि भैया मेरा ही बेटा है, ये इतना डिजर्विंग नहीं है। जब आपके पास प्रतिभा नहीं हो, पद मिल जाता है तो आप धृतराष्ट्र बन जाते हो, और जब आपके पास प्रतिभा पद नहीं मिलता तो आप कर्ण बन जाते हो। तो जिंदगी वही है, फर्क वही है, प्यार में, मोह में, सब चीज़ों में। तो आप ये देखो कि भाई प्रेम करो, मोह में मत रहो कि मेरा ही बेटा अच्छा जी, मेरा ही बेटी अच्छी है और मैं ही अच्छा हूँ और मेरी पत्नी अच्छी है और मेरे माता पिता अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे हैं मगर गलत भी सब कर सकते हैं। सवाल हम ये कर रहे थे कि वजन बढ़ जाता आजकल और उसके कारण नहीं मालूम होते। जिम जाने वालों की मैं देखती हूँ तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उन्हें कोई आप टिप्स देना चाहें? देखो भैया जिम जाना कोई गलत बात नहीं है, मगर अगर आपको ताकतवर बनना है ना तो आपको सब वर्कआउट करने पड़ेंगे। आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम भी करना पड़ेगा, आपको योगा भी करना पड़ेगा, आपको सारे वर्कआउट करने पड़ेंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाया है टो टू हेड, तो वो आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे ना, संग्राम सिंह ऑफिशियल लिखेंगे यूट्यूब पे, संग्राम सिंह रेसलर लिखेंगे तो आप जान जाएंगे। तो आप जिम में जाएं या आप आउटडोर जाएं, कहीं पे भी जाएं, पहले वो 3 मिनट की एक्सरसाइज करें टो टू हेड, वो वार्म अप करके तब आप जिम करो, तब आप दूसरी चीज़ करो। और दूसरा आजकल जिम में मेरे कई युवा दोस्त हैं ना, वो 6 पैक 0 साइज तो बना देते हैं, मगर ताकत बनाने के लिए साधना करनी पड़ती है, उसमें लगा रहना पड़ता है। और जो दिल करे ना भैया घर का बनाओ खाओ, मीठा फीका ये वो चक्रों में मत पड़ो। अभी यही उम्र है खाने पीने की, आगे तो सूप ही पीना है फिर। तो कोशिश करो घर का बना हुआ खाना खाओ, साधारण खाना खाओ, नेचुरल खाना खाओ। दूध में बहुत प्रोटीन होता है, दूध से प्रोटीन बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से सारी चीज़ बनती है, दूध से विटामिन बनते हैं। तो दूध पी लो भैया 2 लीटर। तो खाम का इधर उधर खाओगे। अब खुद बताओ कि अर्थ का मैंने बोला एक गोली में इतना क्या आएगा, जो आप दूध पियोगे बाकी चीज़ों के आपको मिल जाएगा। तो नेचुरल खाना खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ। मैं नेचुरल खाता हूँ, नेचुरल रहता हूँ। अच्छा, कुश्ती का जो आपका ये कमबैक है, ये किस तरीके का अनुभव आपका रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ? वहाँ दुबई में तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि वहाँ पे मैंने दुबई इंटरनेशनल प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप मैंने वापसी किया। मेरा जो मैच था फिनाले वो पाकिस्तान रेसलर से था। ये इतने सारे साल बाद जो कमबैक आपने किया, अब ये क्या सोच के आपने किया, या आपका ही मन था कि चले कर लें, या फिर ऐसा आपको ऐसा लगा कि जीवन के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ पे हो सकता है कि चलो थोड़ा और मन मर्जी का कर लें?
नहीं, अब मैं देखता हूँ कई मेरे जो नए बच्चे हैं, युवा दोस्त हैं, वो 20 साल की एज में गिव अप कर देते हैं, 30 की में गिव अप कर देते हैं। मैंने सोचा जब मैं ये 40s में खेलूंगा ना तो ढेर सारे इंस्पायर होंगे। मेरा ना जीतने हारने के लिए नहीं रहता, मेरा रहता है कि वे जितने मेरे दोस्त हैं, जो भी जिनकी आंखों में खेल का सपना है या नॉर्मली मैं उनको थोड़ा सा इंस्पायर कर पाऊँ, थोड़ा सा उनको प्रेरित कर पाऊँ कि भाई वो आएँ, वो स्पोर्ट्स को अपनाएं, आगे जाएं। बाकी चैंपियन वो थोड़ी होता है जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है। चैंपियन होता है जो लगातार कोशिश करता है। तो लगातार लगे रहो। अब मैं MMA करने जा रहा हूँ। MMA बहुत टफ है, मिक्स मार्शल आर्ट फाइट्स बहुत टफ है। उसमें मैं थाईलैंड बैंकॉक में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने ट्रेनिंग 20 दिन में यही किया कि भाई नाक कैसे बचा लें, थोड़ा मुंह कैसे बचा लें। ये नहीं कि मैं बचा पाऊंगा। इसमें रेसलिंग, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, जुजुत्सु सब कुछ है। तो फिर ऐसे बंदा लड़ेगा कैसे? इतनी सारी चीजें ये तो। वो कहते हैं ना सोनिया जी, अगर ये चीजें आम होती तो फिर सब ही कर लेते। खास है, कोई सब नहीं कर सकते, तभी तो हम कर रहे हैं। तो कहाँ तक पहुंची सर, मैं कहूँ कि ये प्रगति इसमें? प्रगति तो 21 तारीख को पता चलेगी जी कहाँ तक पहुंची। 21 तारीख को पहला मैच है जॉर्जिया की राजधानी में, तिबिलिसी में, तो वहाँ पता चलेगा कि प्रगति कितनी है। आँख कान नाक सब बच गए और मैच कैसा होगा वो वहाँ पता चलेगा। इसमें जब आप लड़ते हैं तो कुश्ती के दाव पेच के साथ साथ आपके मुंह पे कोई मार सकता है, नाक पे कोई मार सकता कितने लोग लड़ेंगे ऐसा? एक से ही फाइट होगी ना? है। एक से ही फाइट होगी, मगर एक बहुत अनुभवी इंसान होगा। इतनी सारी फील्ड का तभी तो आनंद है ना, तभी तो मजा है ना। और इस एज में MMA करने वाले तो मुझे लगता है वर्ल्ड में हम पहले ही आदमी होंगे। समझ रहे, ये 20-22 साल के जो हमारे युवा हैं उनका खेल है ये। तो अच्छी बात है। कितना सीख लिए सर, और कितना अपने आप को आप उसके लिए मानते हैं कि मजबूत हैं, या फिर आप उसके लिए कितना तैयार हैं? देखिए मैं पूरा तैयार हूँ, मगर सीखना तो क्या, जिंदगी भर सीखना तो बंद होता नहीं। सीखा तो कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, मगर कहते हैं ना कि हम हरियाणा से आते, कैसे आते, हमारे में वो कॉन्फिडेंस है कि बार मरवा भी देता है। तो आत्मविश्वास तो है, सेल्फ बिलीफ है। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। तो सेल्फ बिलीफ तो है कि भाई आएगा तो अच्छा लड़ेंगे, अच्छी बात करेंगे। तो बस वही अभी 21 तारीख को पता चलेगा कि भाई कितना तैयारी है, कितना क्या कुछ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मैच होगा, और ये भी पाकिस्तानी से, और सबको मजा आएगा। हम बिल्कुल दुआ करेंगे और ज़रूर हम देखेंगे, और मैच के बाद हम फिर भी आपसे बातचीत करेंगे किस तरह का मैच रहा। अब एक और सवाल मेरे जहन में, खिलाड़ियों को क्या राजनीति में आना चाहिए? देखिए सबका अपना अपना व्यक्तिगत सोच है, मगर जब तक उनका खेल का जीवन रहता है तब तक तो राजनीति से दूर रहना चाहिए। जब खेल का जीवन छोड़ देते हैं तो फिर उनकी व्यक्तिगत सोच है कि भाई वो राजनीति में आए या कहीं पे भी आए या कुछ भी करें। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे खिलाड़ी है या आम पर्सन है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान ना पहुँचाए। कि भाई आपने एक अपनी व्यक्तिगत आपकी जो चाहत है, पर्सनल एम्बिशंस है कि भैया मुझे ये करना है, इसलिए मैं कई आदमियों का इस्तेमाल करूँ, वो पाप है, गलत है। समझ गए ना? तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को बेवकूफ मत बनाओ, पाप। अब आप जहाँ हैं और ये मदीना गांव की इस अखाड़े की जो जर्नी है, एक पूरा फ्लैशबैक में जब जाते हैं, आपको किसी चीज का अफसोस होता है? अफसोस नहीं, मुझे हर चीज़ पे गर्व होता है कि जहाँ से हम यहाँ गए हैं, कि यहाँ से हम गए हैं, इस मिट्टी ने हमें बड़ा किया। अब ये मिट्टी जहाँ लेके जाएगी उसका मैं हमेशा परमात्मा में छोड़ता हूँ सब कुछ, कि मुझे कुछ नहीं पता भैया, जो गाइड करेगा, जो लेके जाएगा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, एक छोटा सा साधन हूँ, जहाँ लेके जाएगा मैं साथ जा रहा हूँ। मगर मैं बहुत देश के लिए सोचने वाला इंसान हूँ। जब होशम वाला पहले मैं बेवकूफ़ था, मैं समझ में नहीं आता था। अब मेरे लिए मेरा देश प्रायोरिटी है, मेरे लिए कोई पार्टी प्रायोरिटी नहीं। जो देश का नहीं हो मेरा, तो मैं देश के लिए बात करता हूँ। मुझे और कोई मतलब नहीं रहता कि वो सब अपने हैं। वो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा संसार हमारा घर ही है। मगर जो देश के लिए अच्छा काम करता है तो मुझे पसंद आते हैं, जो अच्छा काम नहीं करता मुझे पसंद। चाहे वो राजनीति है, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो सोशल है, कुछ भी। अच्छा, आज का जो यूथ है, हम कहें कि रील्स, सोशल मीडिया, वो देखेंगे बहुत दिखावे की चीज़ है। जैसे कई इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि उनके पास फलाना गाड़ी है, ये है, वो है, और जब कई दिनों बाद खबरें आती है कि वो सब किराए की थी, तो बहुत सारे लोग इस तरह से बहुत सस्ते में, बहुत कम में, बहुत ज़्यादा पाने की भी इच्छा ली हुई है, खासतौर पर उन इन्फ्लुएंसर्स को देख के। मैं मेरे सभी
भाई बहनों से वो करूँगा बात, मेरे भाई बहनों से अपील करूँगा कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर है। बड़ा इंसान होता है जिसकी सोच सही है, जिसके पास आप बैठ के छोटा फील ना करो। तो जो ये सब दिखाते हैं बच्चे, ये बड़ी गाड़ी से क्या हो जाएगा? आप कितने बड़े खुश हो वो उससे होगा। हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। तो भैया अब अपनी ज़िंदगी आप इंजॉय करो, किसी के दूसरे को देख के मत जियो। अब गधे कितना नहीं मतलब गाय थोड़ी बना सकते हो, गधा गधा ही रहेगा। तो वो कई जो हमारे जो वो भाई हैं, कुछ तो हमारे ऐसे हैं कि जो नॉर्मली हैं, वो दिखाते हैं, उनका ट्रेंड है, वो दिखाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे। अब कोई एक पता नहीं क्या नाम था, वो पकड़ा गया था तो पता चला कि उसके पिताजी कह रहे कि जी कोई, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता नहीं, व्यक्तिगत नहीं जानता, वो भी छोटे ही अपने ही, कोई बाहर के तो है नहीं। तो उसके पिताजी ने, किसी ने बोला था, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जी वो कुछ नहीं है जी, तो वो दिखाने के लिए वो ये गाड़ियाँ लेके आता था, दिखाने के लिए दुबई में इतना बड़ा घर खरीद लिया। किसको प्रभावित कर रहे हो बच्चों? वो नुकसान कर रहे हो अपना। नई बच्चों को बताओ एक्चुअली रियलिटी क्या है। अब मैं बताता हूँ, मैं यहाँ से मिट्टी से गया हूँ, मुझे चाहिए 2 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, खानी 2 रोटी ही है, या 3-5 करूँगा, 2 से 1 पे आ जाऊँगा। तो हमेशा रियलिटी में रहो, रियलिटी में जियो। वो कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बड़ा साधारण बनना पड़ता है। ये गाड़ी हाई फाई तो कोई भी ले आएगा, किसी पास पैसे होंगे कोई भी आ जाएगा। साधारण जिंदगी जीना वो बड़ा मुश्किल काम है जो आप सब जी रहे हो। तो आप सब जिंदगी जियो, रील देखो, एंजॉय करो, लाइफ यही है। मगर प्रभावित उनसे वो मत हो। देखो क्या होता है, अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ हमारे पास है ना, तो हम काफ़ी को प्रभावित कर सकते हैं। मगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं ज़िंदगी में, तो हम काफ़ी को इंस्पायर कर सकते हैं। प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है, थोड़ा खेल दिखा के। इंस्पायर करो जनरेशन को। आओ, जो भी ये बात करते, जो भी दिखाते हैं, वो भी हमारे छोटे बहन भाई हैं। अभी जब उनकी उम्र आएगी, थोड़े से आगे आ जाएंगे। और मैं सब उन छोटे भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि भाई, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, कि आप लड़ते झगड़ते रहते हो यार, उससे क्या फ़ायदा है? उनको अच्छा मैसेज दो ना, देश के लिए, समाज के लिए तो फ़ायदा है उसका। ये 2 फॉलोअर बढ़ा लिए, ये कर लिया, उससे क्या फ़ायदा है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क समझो। क्वालिटी अलग होती है, क्वांटिटी अलग होती है। तो मैं इन सब मेरे छोटे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अच्छा मैसेज दो, उनको इंस्पायर करो। अब मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, अखाड़े में बैठ के वीडियो बनाता हूँ कि मिट्टी इतनी अच्छी है, ये सब अच्छा है, वो सब अच्छा है। मैं कभी वीडियो बनाता ही नहीं कि भाई ये गाड़ी क्या है, वो कोई आनंद थोड़ी है। आनंद तो उसमें जिसमें आप नॉर्मली हो, जो एक आम आदमी, हिंदुस्तान आम इंसान वाला देश है, हम भी आम इंसान हैं, तो ठीक है। वो सब चले जाए तो भैया ज़्यादा उनके रील तो देखो, मगर आप उनकी सारी चीज़ फॉलो मत करो। अपने आप से देखो, अपने दिल से देखो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो बाकी तो बस यही है। अच्छा, जीवन में आपने कभी सोचा जो इतना ज्यादा मुझे कभी मिल जाएगा, या जो प्रक्रिया चलती रही, आपको कई बार लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सपने जैसा है सब कुछ? सोनिया जी देखिए, कोई पद मिलता है ना, आपको कुछ चीज़ मिलता है, सिर्फ संबोधन का प्रतीक होता है। इज्जत कमाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको पद तो मिल जाता है, वो संबोधन का प्रतीक है। आप काबिल बनो, इज्जत आ जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो बहुत, मेरे को टैलेंट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लेस टैलेंटेड हूँ। परमात्मा की मेरा जो मिलता है, जितना काबिल हूँ नहीं, जितना मिल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को डेवलप करने की, भाई थोड़ा मिले तो काबिल हो जाऊँ कि मैं क्या दे पाऊँ। अब तो तुम लिया ही, मैंने समाज से लिया, देश से लिया, सबसे लिया है। अब मेरी परमात्मा मुझे इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि मैं कुछ देने का उनको जरिया बन जाऊँ, लौटा पाऊँ। तो वही कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से, अपनी बातों से दो, अपने एक्शन से दो, अपने किसी चीज़ों से दो। कई बार हम गलत होते हैं, कई बार हम सही होते हैं। तो बस वही है। अब मुझे खुद नहीं पता कि आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम कहाँ हैं, परसों हम कहाँ हैं। ये ज़िंदगी है ना, हमें लीज पे मिली है। हम सब रजिस्ट्री करवाने चक्कर में घूमते रहते, रजिस्ट्री हो नहीं सकती। होगी तो किसके लिए होगी? वो कहते हैं कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस दरा का इस दरा पर सब दरा रह जाना है। तो कोई चीज़ें हैं नहीं कोई ज़्यादा। जहाँ पे भी हो, जैसे भी हालात में, आनंद से रहो, खुश रहो, खुशियाँ दो। आगे हम आपको किसी फिल्म में देखेंगे? जी, मैंने एक अच्छी फिल्म की थी अभी, मगर वो उसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किया है कि किसी बड़े आदमी की बायोपिक बन रही है, और बड़े आदमी बायोपिक बन रही है, उसमें एक नोटेबल डायरेक्टर, उसके साथ मैंने काम किया है। तो फिल्म आएगी वो नेक्स्ट ईयर, तो अच्छी फिल्म है। बाकी और चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो ईश्वर की मर्जी, परमात्मा की मर्जी, तो आप जल्दी देखोगे। हम बहुत इत्मीनान के साथ जो है वो देखेंगे सारी चीज़ें।
आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। अब बस 2 मिनट हरियाणवी में जो यूथ देखे हैं अपने हरियाणा का, उसने मैसेज दे दो। भाई सारे भाइयों राम राम, नमस्ते। भाई तुमने 100 बात एक बात बताऊंगा, जो भी आप जिसे भी हो जहाँ भी हो भाई, आप सब तो बढ़िया हो। किसी ने देख के किसी से हम अच्छी बात सीख ले तो बढ़िया बात है भाई, कोई गलत बात सीखाएंगे तो नुकसान है। किसी दूसरा हम देखे कोई बड़ी गाड़ी में बैठा है, हम भी सोचेंगे बड़ी गाड़ी में बैठेंगे भाई, बड़ी गाड़ी लेंगे तो मजे आ जाए, कुछ नहीं होगा उसमें। भाई हमारी हार है ना, वो नहीं है कि हमने वो नहीं जानता, वो नहीं पहचानता, एमएलए नहीं पहचाना, सरपंच नहीं पहचाना, दूसरा नहीं पहचाना, गाँव वाला नहीं पहचाना। हमारी हार वो है कि भाई हम खुद नहीं पहचाने। हमारा में बहुत ताकत है, बहुत हमारा में शक्ति है, बहुत हमारा में गुण है, बहुत क्वालिटी है भाई। अपनी क्वालिटी ने पहचान लो, अपने आप ने पहचान लो। और भाई सारा अपील करूँगी, चुनाव आ गए, वोट जरूर डालो सारे। और भाई वोट है ना, अपना स्वार्थ खातिर मत डालो भाई, देश के लिए डालो, अपने राज्य के लिए डालो भाई, कि देश हमारा इससे आगे जाएगा, हमारा जो प्रदेश है वो इससे आगे जाएगा, उसके लिए वोट करो भाई। तो फिर देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और भाई भाईचारा है, भाईचारा बना के रखो। हम तो फेमस ही भाईचारे के लिए हैं भाई। क्योंकि क्या है कि वो कहते हैं देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दहिया खाना, और जहाँ पे होका भरना, ताश खेलना और दोस्ती निभाना, ठट्ठे लगाना और घी रोटी खाना और सबको अपना बनाना, वो हमारा हरियाणा। तो भाई ये चीज़ मत छोड़ो। नेता आएंगे, नेता का मतलब होता है नेता ताने, वो भाई बाप बेटे का नहीं होता, आपका मेरा खड़े होगा। तो जो आपको लग गया जो देश खातिर बढ़िया, प्रदेश खातिर बढ़िया, उसने वोट डालो। अपने भाई पर्सनल स्वार्थ की मत सोचो, देश की सोचो। जो देश का नहीं वो भाई किसी का नहीं, इसलिए सोचो। मैं तो ये सोचूं भाई, बाकी कोई आप सब बहुत समझदार हो, मैं तो आपका यही छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, जो भी आप समझो। कोई भूल चुको तो माफ़ करो। और बाकी आपने कुछ भी चाहिए भाई, हेल्थ स्वास्थ्य संबंधित चाहिए, बाकी और कोई भाई टिप्स लेनी हो, कोई पूछना हो, जो छोटी मोटी मैं जानता जरूर बता दूंगा। मैंने सोशल मीडिया पर आप फॉलो कर लो। बाकी भाई सबने राम राम, नमस्ते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो बातचीत है दोस्तों आपने सुनी, बहुत सारे जो हमें देख रहे हैं दर्शक वो मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। अब अगर आपका भी कोई सवाल है, आपकी हेल्थ इशू है किसी भी तरीके के, या आप कोई फिटनेस की किसी भी तरीके की कोई टिप्स चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। मैं दोबारा इनसे मिलूंगी, मेरे सवाल भी होंगे आप लोगों के सवाल।